अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। बेटा आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और यूनिट का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ में बहुत सारे एमसीक्यूज़ मौजूद हैं बेटा। तो कि ये बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, मैथमेटिशियन के नाम है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पे आते हैं। अब कहता क्या है हमारे पास, इसके अंदर हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कहता है द एवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट to obtain the concept and the simple method for solving the system of linear equation। कहता है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आई हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। अब ये देखें, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गए। इसमें दो हो, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, दो से ज़्यादा इक्वेशन वाले, तो एक से ज़्यादा इक्वेशन वाले को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कहते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो बहुत इजी वे है। कहते हैं इन 1850 में, 1850 में, इट वाज द जिम जैपनीज सिल्वर एंड द इंग्लिश मैथमेटिशियन थे लायर, जो लायर्स थे वो यूज टू द वर्ल्ड मैट्रिक्स। वो पहले आदमी थे जिन्होंने मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया। इन 1858 ऑथर के लिए पब्लिश द मेमोरी ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, जबकि ऑथर के लिए वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स को पब्लिश किया, विच वाज द रिमेंबरेबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट अपसेट डिफाइन ऑफ द मैट्रिक्स। कहता है फिर इसी के अंदर ही उन्होंने क्या किया था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था। द मैथमेटिशियन जेम्स सिलियर जो लॉयर्स थे एंड द विलियम रॉन हिलियन एंड ऑथर के लिए, ये सारे मैथमेटिशियन जो थे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिवेल्प द मैट्रिक्स। इन्होंने मैट्रिक्स को डिवेल्प करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मैट्रिक्स ऑफ थ्योरी को डिवेल्प करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इंग्लिश मैथमेटिशियन कैलिस वाज द फर्स्ट टू यूज द मॉडर्न ब्रैकेट्स नोटेशन, मॉडर्न ब्रैकेट नोटेशन फॉर द मैट्रिक्स इन 1930 में जाके मैट्रिक्स को उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ किया था। द नॉलेज ऑफ द मैट्रिक्स इज absolutely necessary not only within the branches of mathematics but also in the other area of the science, geometry, economics and sociology and the modern physiology and the industry management के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ना सिर्फ ये कहता है कि मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ मैथ के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिफरेंट साइंसेस की ब्रांचेस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाती है मैट्रिक्स की डिफ़ाइन। बेटा ये डिफ़ाइन इस चैप्टर के अंदर ना डिफ़ाइन बहुत है बेटा, तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में भी आपकी इस चैप्टर में से एक या दो डिफ़ाइन लाजमी आएंगी, तो डिफ़ाइन इस चैप्टर में बहुत है। कहता है अब मैट्रिक्स इस रेक्टेंगल अरे होता है तरतीब देना, कि किसी भी चीज़ को तरतीब दिया जाए। अरे करना मतलब रेक्टेंगल, अरे तरतीब देना, रेक्टेंगल की शेप में तरतीब देना, शेप में तरतीब देना मतलब जैसे, अब मैं भी बताता हूँ। होज द एलिमेंट एंड इंट्रीज, जिसके अंदर जो एलिमेंट और इंट्रीज, या एलिमेंट होती हैं या इंट्रीज एलिमेंट का ही नाम है, आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, और कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में इन द रो और कॉलम में। द अरे ऑब्टेन द कार्टेशियन अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये बेसिक तौर पे आप यहाँ तक भी डिफाइन इसकी कर सकते हैं। अब जैसे देखें बेटा, उसने यहाँ देखें जी, कहता है कि जनरली द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड वाइल देयर द एलिमेंट आर डिनोटेड द स्मॉल लेटर। अब जैसे देखें, ये एक मैट्रिक्स ने बनाई है। अब ये रेक्टेंगल शेप में अरेंज किए ए बी सी डी को, फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया तो, और उसे कैपिटल ए से शो कर दिया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब जैसे ये देखें जी, ये भी एक रेक्टेंगल अरे में अरेंज किया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह ये डिफरेंट उसने सारी क्या बनाई है, मैट्रिक्स बनाई गया। कहते हैं द टाइम टेबल इन द स्कूल, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है, एंड द फील्डिंग शेड्यूल एट द एयरपोर्ट और द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन का एट अ रेलवे स्टेशन में आर रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाती हैं, मैट्रिक फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें रोज और कॉलम बोला जाता है, मतलब ये जो एंट्रीज लिखी जाती हैं ये रोज और कॉलम शेप में लिखी जाती है। अब रोज क्या होती है, ये भी डिफाइन है बेटा, ये कॉलम भी डिफाइन है इसकी। अब रो क्या होती है, एंट्री
एंट्री और एंट्रीज मतलब एक या एक से ज़्यादा एंट्रीज रिटर्न इन द हॉरिजेंटल लाइन, अगर उसे हम हॉरिजेंटल लाइन या सिंपल जैसे ये लाइन इस शेप में लिखा जाए फ्रॉम अ रो, उसे हम क्या बोलेंगे, रो या रोज बोलेंगे। मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो रोज, अगर एक है तो रो ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रो बोलेंगे। फिर कहते हैं एंट्रीज और एंट्रीज रिटर्न इन द वर्टिकल लाइन, अगर उसे वर्टिकल लाइन में लिखी जा सके फ्रॉम अ कॉलम शेप में या लाइन ऑफ अ कॉलम, ये लाइन ऑफ अ रो हो गई, ये लाइन ऑफ अ कॉलम, और अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स से हम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। आप जैसे देखें जी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी थी, इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये देखें रो 1, रो 2, रो 3, और ये जो वर्टिकल लाइन है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो वर्टिकल को कॉलम से लिखा जाता है और जो सिंपल है उन्हें हम रो से लिखा जाता है, हॉरिजेंटल रो से और वर्टिकल इसमें। अब जैसे ये देखें, इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम, 1 रो है और 1 ही कॉलम है पड़े। अब जैसे देखें जी, अब आगे एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वाले जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स को एंट्रीज या एलिमेंट बोला जाता है। फिर ऑर्डर ऑफ अ साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बेसिक तौर पे साइज होता है मैट्रिक्स, कहते हैं इसका क्या साइज है पड़ा, इसलिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स m by m। अब ऑर्डर का क्या फार्मूला है, m by n। एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स b, अब जैसे ये देखें जी, एक b मैट्रिक्स दिया है, इसमें ये m हमारे पास रोज हो गई और ये n हमारे पास कॉलम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे 3 by 3। इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3 by 4, इट्स मीन के 3 उसमें रोज हैं, 4 उसमें कॉलम है। कहता है इफ इट्स डज नॉट मीन 3 by 4 आर इक्वल टू 12, ये बात नहीं होती, इसका मतलब होता है कि 3 रो और 3 कॉलम होता है। हाउएवर 12 गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द इन द मैट्रिक्स, जबकि 12 आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर एलिमेंट या एंट्रीज होती हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब अगली डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स के। 2 इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, कहता है 2 इक्वल मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर द सेम ऑर्डर, मतलब उनके ऑर्डर मतलब रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, एंड देयर द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। जैसे देखें जी, यहाँ भी 2 रो, यहाँ भी 2 कॉलम, ये भी 2 रो हो गई और ये पूरा एक कॉलम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 by 2 का कॉलम है और ये भी 2 by 2 की है, तो ऑर्डर तो इक्वल हो गया। अब एंट्रीज देखते हैं, ये 2 है तो इसे सॉल्व करेंगे 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, -2 और -2 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, मतलब अगर इधर पहली है तो इधर की भी पहली होनी चाहिए, ये दूसरी है तो दूसरी, तीसरी है तो तीसरी के बराबर होना चाहिए। ये ना हो यहाँ 4 इधर आ रहा हो, ये 4 चौथे पे आ रहा हो, ऐसा बराबर नहीं हो सकता। अब जैसे ये है ना, अब इसमें ऑर्डर तो देखें बराबर है, मतलब 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, बट यहाँ इंट्रीज इक्वल नहीं है, ये A है, ये 3 है, ये B है, ये 4 है, तो इसलिए इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स। बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो इसमें हम कह सकते हैं कि A 3 के बराबर है और B 4 के बराबर है। शर्त है कि वो हमें ये पहले बता दे कि विल बी द इक्वल मैट्रिक्स। ये जो लाइन है ना, ये अगर उसने बता दी कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई A 3 के बराबर, B 4 के बराबर। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब एक्सरसाइज 3.1 कहता है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स के सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। अब जैसे देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है जी हमारे पास 3.1 बेटा। आज 3.1 की पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब वो कहता है जी, उसने हमें एक मैट्रिक्स दे दी है, ए मैट्रिक्स दिया उसने हमें बेटा 0 0 0 0। हमने इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने। अब नंबर ऑफ रोज होते हैं हॉरिजेंटल लाइन, आप ये देखें 1 हॉरिजेंटल लाइन, 2 हॉरिजेंटल लाइन, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी बताने हैं हमने। नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 and 2, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने आ गए, 2 आ गए। तो इस तरह हमने हर इसकी मैट्रिक्स की बतानी है। अब जैसे B एक मैट्रिक्स उसने हमें दिया बेटा, B मैट्रिक्स दिया 3 4 and 7, 3 4 और 7। तो अब आप इसमें भी देखें जी, आपके पास देखें जी
1 2 3 तीन ओरिजेंटल लाइन है, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं बेटा वो 3 हो गई। और नंबर ऑफ कॉलम बताएं जी कितने हैं जी बेटा, देख के बताएं कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 कॉलम है। तो ये एक कॉलम हो गया और 3 इसके क्या बन गई, रोज बन गई। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल दिया गया है जी, सी एक मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया जी 8 -10 और 11। अब आप नोट करें इसके अंदर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वे कितने हैं, हॉरिजॉन्टल वे ओनली 1 है, तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ कॉलम आप इसका देख लें जी, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3, तो 3 इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डी पार्ट। तो डी पार्ट को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 2 1 1 0 3 एंड 4 5 एंड 6 जी भाई। अब आप देखें इसके अंदर कितने वेव्स हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेव 1 2 और 3, तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं बेटा वो 3 हो जाएंगी। और नंबर ऑफ कॉलम बताएं कितने हैं बेटा हमारे पास, 1 2 और 3, वो भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट बेटा, इसका मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे ही कर दूँ एक ही लाइन में, ये सारे सवाल हो जाएंगे। अब हमारे पास ई पार्ट है इसका बेटा, ई पार्ट में क्या कहता है जी 5 9 -2 एंड -3 4 और 5 जी भाई। अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल वे देखें 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज 2 हो गए एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आएगा। सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमने इसके अंदर लिखने थे। अब नेक्स्ट है कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनके हमने ऑर्डर लिखने हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है जी। अब पहला मैट्रिक्स ए उसने हमें दिया है जी 1 एंड 0, तो ऑर्डर क्या बताया था जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है कि हमारे पास जो एम है, एम होते हैं नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज 2, एन होते हैं नंबर ऑफ कॉलम, वो 1 हो गया। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हम बता रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है m बाय n। तो m बाई n की बात करें तो ये 2/1, तो ये हम इसका ऑर्डर लिख देंगे। तो इस तरह हमने इनके ऑर्डर भी लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जैसे बीफ पार्ट है, तो उसमें हमें दिया गया है 3 एंड 4। हाँ जी देख के बताएं जी हमारे पास m कितने, m होती हैं रोज, रोज 1 रोज है ओनली, सिर्फ 1 रोज, और n होते हैं कॉलम 1 और 2 कॉलम, वर्टिकल वे को कॉलम बोला जाता है। अब इसका ऑर्डर देखते हैं जी, ऑर्डर ऑफ बी फार्मूला हो गया m बाय n, ये बीच में स्लैश लाजमी लिखा करेंगे बेटा, 1/2, ये हमारा ऑर्डर ऑफ बी हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सी सवाल, सी पार्ट है हमारे पास 3 5 5 6, इसका सी पार्ट है, तो सी पार्ट के अंदर भी हमने उसी तरह सबसे पहले m देख लेने हैं, 1 और 2 रोज हो गई, कॉलम 1 एंड 2, तो 2 इसके कॉलम हो गए। तो अब ऑर्डर हम इसका लिखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ सी m बाय n को नोट करेंगे तो 2/2। तो आई होप आपको बेटा बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डी पार्ट। देखें जी डी पार्ट में है जी 0 3 4 और 5 0 और 9। हाँ जी इसका भी हमने ऑर्डर बताना है कि हमारे पास ये कितने हैं हमारे पास बेटा, कि यहाँ पे 1 एंड 2 2 हॉरिजॉन्टल वेव्स हैं, तो इसलिए हमारे पास 2 रो, एंड वर्टिकल वेव में 1 2 और 3, तो 3 वर्टिकल वे हैं, तो हमारे पास कॉलम 3 आ जाएगा। अब इसकी हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ डी जो बन जाएगा m बाय n, तो m बाई n का मतलब 2/3। हमेशा याद रखेंगे पहले रो आना है बाद में कॉलम आना है, हमेशा पहले रो बाद में कॉलम। अब हम आते हैं इसके ई पार्ट के ऊपर। तो ई पार्ट हमें दिया है 0 1 3 4 5 6। हाँ जी ई पार्ट में भी आप बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल वे हैं, और वर्टिकल वे 1 एंड 2 वर्टिकल वे हैं। तो अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ई जो बनेगा m बाय n इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा इसका बेटा
ऑर्डर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एफ पार्ट, इसमें एक एफ पार्ट भी है जिसकी एंट्री ओनली से 5 दिया बेटा। तो हम इसमें से सबसे पहले एम बताएंगे जी। एक ओरिजेंटल वे है 1 आ गया, एक ही वर्टिकल वे है 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ एम बाय एन, तो बन जाएगा 1/1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है विच ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, के कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ये बुक वर्क की है। देखें जी, इक्वल में बात बताया था कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, पहली बात कि दोनों के ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए और एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे ये देखें ना, ये है 2/2 की, मैं यहाँ 2 क्रॉस 2 का मतलब भी यही होता है कि 2/2 का ऑर्डर है। अब 2/2 वाला देखते हैं, नहीं भाई ये तो 2/1 है, ये हमारे पास 3/2 है, तो ये भी 1 है, ये भी नहीं। ये देखें जी, इसे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 4, 0 4 3 3 1 1 4 4, तो ये बराबर हो गया। तो ये यहीं बुक वर्क पे ही आप लिख देंगे कि ए इक्वल बन गया एफ के। अब आ जाते हैं बी पे, 9 एंड -7, तो देखेंगे ये इसके बराबर 5 + 4 = 9, -8 और 1 मिल के -7, तो यहाँ हम लिख देंगे कि बी इक्वल टू डी। फिर उसके बाद ये सी बच गया, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 4 + 4 8, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1, तो 6 1 4 2 8 एंड 3। तो हम यहाँ लिख देंगे कि E इक्वल टू सी। तो ये हमारा बुक वर्क पे ही कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमने सिर्फ ये दो मैट्रिक्स ने हमें इक्वल दे दिया और हमने क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू को फाइंड करना है। जी भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिक्स ने ऑलरेडी इक्वल करके दे दी कि a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 मैट्रिक्स इक्वल है आपके पास 5 8 6 4। तो अब हमारे पास भाई हमें पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट होते हैं वो आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं, आपस में इक्वल बनेंगी। तो फिर हम कह सकते हैं a + 2 = 5, a + 2 = 5, सो a = 5 - 2, a = कितना आ जाएगा 3। द सेकंड में फिर हम कह सकते हैं जी c - 3 = 8, c = 8 + 3, -3 उधर जाके प्लस होता है बेटा, एंड ये आ जाएगा 11, तो c की वैल्यू 11। फिर इसी तरह हम कह सकते हैं b - 1 = 6, ये b - 1 = 6, तो भाई ये b जो है हमारे पास b = 6 + 1 एंड b = 7, तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी कंप्लीट। इसी तरह आखिरी है जी d + 4 = 4, d = 4 - 4 एंड d = 0, तो ये आपकी d की वैल्यू भी कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी भाई, 5 में कहता है कि हमारे पास वही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमने क्या करना है, वही सेम काम इसमें भी हमने उनकी वैल्यू को फाइंड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो मैट्रिक्स ने हमें इक्वल दे दी हैं, वो दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कौन सी, हम यहाँ लिख लेते हैं जी। 2x + 1 4 7 एंड 5 = हमारे पास 9 4 7 और y, ये दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इक्वल दे दी हैं। अब वही रीज़न लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को हम यूज़ करेंगे। तो 2x + 1 = 9 एंड 2x = 9 - 1 एंड x = 8, यहाँ से आएगा 2 इधर जाके डिवाइड, कट करेंगे तो x = कितना आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब तो के ये 4 4 के बराबर है, 7 7 के, तो 5 =
y या y इज इक्वल टू 5, तो ये y की वैल्यू भी कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये बड़े इजी और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह आप देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत आसान से सवाल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी सेम है, अब ये 6, 7 दोनों हैं यही काम कि हमने मैट्रिक्स को इक्वल करना है और वहाँ से हमने अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेना, बस इतना सा काम है और कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख लेते हैं क्या कहता है जी। उसी तरह दो मैट्रिक्स उसने हमें इक्वल दी हैं। दो मैट्रिक्स कौन सी दी हैं जी? a प्लस बी, 2d माइनस 1, 3b प्लस 2 एंड 4 इक्वल टू उसने हमें दिया जी 10, 5, 11 एंड c। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स की इंट्रीज को इक्वल करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के ये बात लाजमी लिख देंगे कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की मदद से ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये बात आप लाजमी लिख देंगे कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 एंड 4 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 4 पहली वैल्यू आ गई, एंड 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2 एंड 3b इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 3, ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब यहाँ पे ना हमने b की वैल्यू को इधर पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ b की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू 7। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखते हैं हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे जी। भाई वही बात है कि दो मैट्रिक्स उसने हमें इक्वल दी हैं, एक p प्लस क्यू 5, 11 एंड p माइनस 2q इज इक्वल टू 6, 5, 11 एंड 0। वही काम हम करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के दो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो इससे इक्वल मैट्रिक्स में p प्लस क्यू इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड p माइनस 2q इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में साइन हो जाते हैं चेंज, ये p की वैल्यू कैंसिल, या 2 और 1 मिल के 3q इज इक्वल टू, इन्हें माइनस कर नहीं सकते, 0 का 6 आ जाएगा और q इज इक्वल टू 6/3 कट कर देंगे, q इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 में। इस 1 में जब हम पुट करेंगे तो p प्लस क्यू की जगह पे 2 इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 6 माइनस 2, p इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हमारे पास p एंड q की वैल्यू भी कंप्लीट। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज का लेक्चर हमारा यही है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। बेटा मेरा लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।